सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट अभी कुछ ही देर पहले हुई जिसमें सिंध काबीना ने जो लोकल गवर्नमेंट कानून था उसमें तरमीम की और उसकी मंजूरी दी गई है। और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जो जमात इस्लामी से मुआहिदा हुआ था उसी मुआहिदे के तहत ये मंजूरी जो है वो दी गई है। और जो वादे किए गए हैं, जो बातें की गई हैं नासिर हुसैन शाह ने, वो तमाम तर जो है वो चीज़ें लागू की जाएंगी। एक तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें ज़ाहिर एक तरफ तो PSP का धरना है, MQM ने कल कानूनी जंग जीत ली है, तो ये सारी जो सूरत हाल है वो अब बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पर अगर हम सिंध की सियासत की बात करें, दूसरी जानिब कल से जो मियाँ साहब की रिपोर्ट सामने आई है उस पर बड़ी बहस हो रही है और ज़ाहिर है इस पर एक ख़त भी लिखा गया, उस ख़त को भी कहा गया है कि ये तौहीन अदालत है ये ख़त। और अब मियाँ साहब वतन तो वापस नहीं आते जब तक कि उनका इलाज नहीं होता। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो दिलचस्प यूँ हुई कि हुकूमती अरकान जो हैं, हुकूमती वुज़रा जो हैं, वो इस रिपोर्ट को एक मज़ाक के तौर पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मजाक है। जो सिंड्रोम मियाँ साहब को बताया गया है, जिस ज़हनी दबाव और दिल टूटने की बातें जो की जा रही हैं, तो ये तो अजीब ही बात है कि मियाँ साहब के जो लोग थे वो कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे, सियासत में उनकी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ मियाँ साहब के डॉक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी अभी उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। और कल भी हमने ये सवाल उठाया था कि पहले बयानात देने से पहले क्या ये देख लिया जाता है कि मियाँ साहब की क्या सेहत इजाज़त देती है कि वतन वापस आएँ और फिर सियासत में पार्ट लें। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। लेकिन कानून नुक्ता नज़र क्या होगा उनके केसेस को देखते हुए, और वो ज़ाहिर एक मुजरिम है तो मुजरिम की ऐसे जब भी वो वतन वापस आएंगे तो उनको जेल जाना होगा। इस तमाम तर सूरत का हाल करेंगे। हमें ज्वाइन करें राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर लगाई साहब हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। राजा आमिर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी पहले। अब जिस तरह से रिपोर्ट कल आई, एक मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया कि ये तो हर दफ़ा जमा कराई जाती है मियाँ साहब की, लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अब जो बात की जा रही है आगे, और मियाँ साहब नहीं आते, हुकूमत कह रही है कि जी हम उनको लेकर आएंगे, क्योंकि बरतानिया के साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है कि उनको लाना इतना आसान हो, तो फिर अब कानूनी सूरत हाल क्या बनती है मियाँ साहब को वापस लाने के हवाले से, या मियाँ साहब आके यहाँ पर जेल काटें उस हवाले से? देखिए, कानूनी तौर पे तो सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि कानून एक स्पेसिफाई करता है तरीक़ेकार, एक फॉर्मेट, और एक उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये, जिसको हम अपने एक और टर्म में कहते हैं मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, MLC वगैरह। तो जनाब डॉक्टर साहब ने उनको ये तशखीस किया है, ये मुआयना किया है, ये सर्जरी है, या ये वो ट्रीटमेंट है कि जो पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं है, तो ऐसी कोई चीज नहीं। ये वाकई ही एक मुज़ायका खेज किस्म की रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने सिंड्रोम की बात की, और शायद ये लिख देते कि ये सिंड्रोम शुरू हुआ था कि जब उन्होंने मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया, ये सिंड्रोम वहीं से शुरू हो गया था, और उसके बाद ये अभी तक चल रहा है। और जिस दिन ये वापस अगर इनके साथ कोई डील होती है या बात होती है तो वो सिंड्रोम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। तो बाकी रहा सिलसिला उनको वापस लाने का, तो मैं तो काफी अच्छे से यही कह रहा हूं कि कुछ भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ना वो खुद आना चाहेंगे, ना ये है उन्हें, क्योंकि कानूनी तौर पे उनको लाने के लिए आपको वहां से ट्रीटी की तो मौजूदगी नहीं है। और एक चीज है कि अगर वहाँ की जो UK गवर्नमेंट है, जहाँ पे उनकी एक अपील चल रही है, उनका वीजा खत्म हो चुका है जो कि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे लिया था, और जब उसके लिए गए तो वहाँ की जो ट्रिब्यूनल था उसने कहा कि जी आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये जो भी है उसमें ये जाहिर नहीं हो रहा कि आपको यहाँ ट्रीटमेंट कराने हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक है। तो अब लेट्स सी कि अगर वो निकाल देते हैं फिर तो बात नजर आएगी, अदरवाइज मियां साहब को वापस लाना एक इम्पॉसिबिलिटी है। इम्पॉसिबल काम है, इम्पॉसिबल का वर्ड आप यूज करें। अच्छा, एक और चीज कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत इस रिपोर्ट को चैलेंज करे, वापस लाने का तो आपने कहा इम्पॉसिबल है, क्या हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शन इस रिपोर्ट को लेते हुए क्या है? देखिए, हुकूमत तो वापस जाए, और वो जो जब इनको बाहर भेजा गया था वो भी इसी किस्म की एक मुज़ायका खेज 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था जिसपे इनको बाहर भेज दिया गया,
और ये तमाम उसी सीरीज की चीजें, अब भी वैसे ही मिलता जुलता एक वहां से रिपोर्ट आ गया। बल्कि वो चाहिए कि जनाब आपने भेजा था और ये वहां से रिपोर्ट आ रही है, आपने कहा था कि जी इसको चेक करेंगे। तो अब ऐसी सूरत में मियां शहबाज शरीफ साहब जो गारंटर थे, उनसे बुला के पूछा जाए कि जनाब हमने तो वो जो 7 अरब रुपए का बॉन्ड था वो नहीं लिया और हमने आपके कहने पे 50 रुपए पे जाने दिया, लेकिन अब अगर आप लाने में नाकाम है तो कोई वजह ऐसी नहीं कि अगर हुकूमत दरखास्त दे कि जनाब ठीक है हम दोबारा से वो इस 7 अरब का इनसे बॉन्ड लेना चाहते हैं। सर वो तो कर दिया है ना, वो तो खत लिख दिया है ना अटॉर्नी जनरल ने, उनके खत पे जवाबी खत भी लिख दिया है मियां शहबाज शरीफ ने, वही कह रहे हैं कि ये तो तौहीन अदालत है। कैसे तौहीन अदालत बनती है इस पर? नहीं, तौहीन अदालत तो नहीं बनती। उस जो अंडरटेकिंग दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि हुकूमत पूछ सकती है और हुकूमत अगर चाहे तो वहां जाके अपने मौलिज के जरिए उनको चेकअप भी कर सकती है। तो हुकूमत तो वही उनसे इंक्वायरी कर रही है कि बताइए कौन सी हैं वो रिपोर्ट्स। तो किसी किस्म की तौहीन तो नहीं बनती। तौहीन तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि जनाब आप अदालत को चकमा दे के और इन्हें बाहर आपने भिजवा दिया और अब आप लाने के पाबंद थे, जो कि आप नहीं ला रहे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे राज साहब और उस्मान सईद बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ज़रा लगारी साहब से पहले बात कर लूँ। लगारी साहब, ये कल से एक और नई बहस छिड़ गई है कि जी मियाँ साहब, पहले तो ये बहस थी जी वो डील हो गई है, मियाँ साहब आएंगे, कुल अयाज सादिक का एक बयान सामने आता है, फिर कुछ लोग और बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अचानक एक रिपोर्ट आती है और एक डॉक्टर की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि जिनको एक सिंड्रोम है और उनका सफ़र करना ठीक नहीं है, उनका दिल भी टूटा हुआ है, उन पर प्रेशर भी बहुत है, तो इसलिए वो जब तक के इलाज नहीं हो सफ़र नहीं कर सकते मियाँ साहब। अब एक और नई बहस छिड़ गई है ये। जी, असल में ये बहस छिड़ती रहेगी जब तक कि ये हुकूमत चल रही है। अच्छा, उस वक्त तक ये बहस जारी रहेगी। एक बात तो तय है कि ये बुलाना नहीं चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। अगर इन्होंने बुलाना होता तो ये भेजती नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी ऐसे नहीं, इतनी मेहरबान हो गए थे इनको भेजने के लिए कि वो ज़रा रो पड़े। और रिपोर्टें जो थीं वो सब इनकी बनी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टें जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के वकील अपना डॉक्टर की रिपोर्टें मान ली गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्टें वज़ीर सेहत जो हैं पंजाब की वो आगे थी, डॉक्टर फैसल आगे थे इनको भेजने में, उनकी रिपोर्टें थीं। और जनाब उन रिपोर्टों को पढ़कर जो हैं वो श्री मज़ारी रो पड़ी, उनके आंसू बह निकले। तो अब उसके पास कुछ चारा नहीं था, उनने कहा जी भेज देते हैं। अच्छा, ये कोई कानून में ऐसा तो पहली मर्तबा हुआ है तारीख़ में कि एक कैदी को जो कन्विक्टेड है उसको आप बाहर निकाल कर जहाज़ पर बिठा कर रवाना कर दें। ये तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ है ना। पाकिस्तान में एक यूनिक मिसाल है जो कायम की गई है इस हुकूमत की तरफ से। अब ये कहेंगे जनाब वो तो कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने क्या कहा था कि आपको इनको भेज दें बाहर, इनको मुल्क से बाहर निकाल दें और इनके लिए फलां जो है तैयारा आए तो उस तैयारे में बिठा कर भेज दें। उन्होंने बेल दी थी और इन्होंने जो है वो गारंटी दी थी। आप कहते जनाब ये गारंटी जो है इसको हम नहीं वो करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में हुकूमत चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ निकल जाए ताकि ये हमारे गले से ये सूरत हाल निकल जाए। और अब उनके लिए ये है कि वो उन्होंने पिछली बार भी यही किया था। ये तो इनको मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है कि जब पहले उन्हें बड़ी सख्त सज़ा हुई थी यहाँ पर सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी बाकी लोगों को तबरी किया था। मियां नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखी थी, उनकी उम्र कैद की सज़ा थी। आज तक नहीं पता चला कि वो उम्र कैद की सज़ा कैसे ख़त्म होती है। सही बात और है। 10 साल के बाद कैसे किसी को सुना जाता है, टाइम बाहर होने के बाद कैसे ये मौका दिया जाता है जनाब आइए तशरीफ़ लाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और फिर उन खुले हुए दरवाज़ों में से वो आकर रिलीफ भी पाते हैं, बाहर भी आते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। तो ये मुल्क है, इसके अंदर सब कुछ इस तरह और ये माजी में होता भी रहा है, यानी कि ये कोई बात नहीं है कि माजी में ऐसा नहीं हुआ। उस्मान साहब, अब जब ये सब माजी में होता रहा, आज अगर हुकूमत ने खुद रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर से बनवा के एक तरह से उनको फैसिलिटेट किया, वो चले गए। अब वो चले गए, अब ज़ाहिर बीमार थे तो चले गए ना, अब वो बीमार हैं, स्टिल हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो अभी भी बीमार हैं। हुकूमत को बाद में ख्याल आया कि जी हमने भेज दिया, वो तो बीमार ही नहीं थे और अब आप लोग लाना भी नहीं चाहते हैं। कि वाकई ऐसी बात है कि हुकूमत सिर्फ बयानबाजी की हद तक बात कर रही है, लाना नहीं चाहती है मियाँ साहब को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़े ही कदरदान हूँ और बड़े ही नज़ीर लगारी साहब का सारी ज़िंदगी उनकी इसी दश्त की स्याही को छानते हुए गुजरी है, लेकिन आज तो मुझे हैरानगी हुई कि वो इसको भी गोलमोल ही कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने रखूँगा, आप कहते हैं कि काबीना के लोग रो पड़े। ज़रा देखिए कि जिस ख़ानदान के मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कौन क्या है, माजी गवाह है। नज़ीर लगारी साहब, इस ख़ानदान की फौजरी, इस ख़ानदान की 2 नंबरी और इस ख़ानदान की नौसरबाजी तो सुप्रीम कोर्ट में जब कतरी ख़त ये ले आए थे तो आप तो वहाँ थे नहीं, तो मैं आपका भाई वहाँ मौजूद था। जब वो ख़त खुला तो तमाम जजेस भी तकरीबन रोने वाले हो गए, तमाम अदालत के अंदर मौजूद लोग भी कहने लगे यार सुबहान अल्लाह कि मियाँ साहब की बेटी देखे ना कैसी बेचारी बेगुनाह है, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। लेकिन जब प्रॉप किया गया अल्टीमेटली तो पता चला कि ये जाली कतरी ख़त ले आए हैं। जब इनको प्रॉप किया गया तो पता चला जाली ट्रस्ट डीड ले आए हैं। जब इनको प्रॉप किया गया पता लगा कैलिब्री फॉन्ट ले आए हैं। देखिए मसला क्या है नज़ीर लगारी साहब, मैं और आप, हम लोग एक ज़िंदगी एक पैटर्न में गुजारे हैं। हमें यहाँ पे एक कागज़ पे लिख के कोई इंसान रिपोर्ट दे दे कि जी ये एक रिपोर्ट है, वी आर सपोज टू बिलीव। सर वो कोई और इंसान नहीं थे, वो आपके अपने लोग थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, वो तो आज भी यही समझती हैं कि मियाँ साहब बीमार हैं। सुमैया देखिए, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए हमें क्या, मैं अगर आपके प्रोग्राम में इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूं बात को, ताकि नज़ीर लगारी साहब बेंदा जब तबसरा फरमाएं। हमारे पास एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट एक ब्लड सैंपल की रिपोर्ट थी। जो ब्लड सैंपल किसका था हम अब उस पर डाउट कर रहे हैं। हमें डाउट कैसे हुआ समिया? हमें डाउट इस तरह हुआ नज़ीर भाई कि जब ये साहब जिनने कहा जी मैं अपनी बेल एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं कर सकता, मेरे जो प्लेटलेट्स हैं वो शेमलेस हद तक गिर गए हैं। चले मैं कंटिन्यू आपसे मजीद भी पूछ लूंगी, ब्रेक ले रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो जो महंगाई की जो शरह है, अब अजीब ही लगता है बाबर बोलते हुए कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पता नहीं हमने कितनी बुलंद तरीन सतहें इस पर देखनी है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट पर बात कर रहे थे और हमारे साथ उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद हैं और वो जो बात कर रहे थे उसको ज़रा कंटिन्यू करेंगे। उस्मान साहब, एक तो अपना आप जवाब कंप्लीट कीजिएगा और दूसरे ये कि ज़ाहिर है आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये कि मुज़ायक़ा खेज़ रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट जो कि पहले पेश की गई थी अदालत में आप लोगों की जानिब से, क्या वो मुज़ायक़ा खेज़ नहीं थी? अच्छा सुमैया, मैं अपनी तरफ बात मुकम्मल कर लूँ, उसको कंटिन्यू कर लूँ। देखिए मसला ये है कि एक चीज़ अब नवाज़ शरीफ की वहाँ जाने के बाद बिल्कुल नवश्ता दीवार है, क्रिस्टल क्लियर है, ये ग्रे एरिया में नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में है। नवाज़ शरीफ बीमार नहीं है और नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन 1000% दुरुस्त है कि वो निज़ाम को चकमा दे के यहाँ से भाग गए हैं। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कोट कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा आदमी जो यहाँ से जाने के बाद फैक्ट्रियों का दौरा कर रहा है, रेस्टोरेंट्स में पाया जा रहा है, तमाम तफरीही मुकामात पे उसकी तस्वीरें जानबूझ के लीक की जाती हैं, उसकी वीडियोस बना के निज़ाम इंसाफ का मुंह चढ़ाया जाता है, उसको पाकिस्तान के मीडिया को रिलीज़ किया जाता है। वजह उसकी एक है, देखिए ये पहले भी पाकिस्तान से भाग गए मुशर्रफ के दौर में 40 संदूक लेके अपने मुलाजमीन और ख़ानदान के साथ 10 साल की डील लेके, एक ली हुई डील, कागज़ पे लिखी हुई डील को कभी आज तक ये माने नहीं है, क्योंकि इनका एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का और नौसरबाजी का और झूठ का। ये कैसे मानेंगे कभी हम भाग गए और झूठ बोला है हमने? नंबर 1। दूसरी बात है सुमैया, ये सारी एक बड़ी सीरियस नोट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी एक खबरों में रहने की जुस्तजू है। नवाज शरीफ जो इस सिस्टम से भाग चुके हैं और दोबारा किसी बूट चाटने की चाहत में लगे हुए हैं, लेकिन अब उनके हाथ में कोई तस्मा भी नहीं दे रहा, तो मसला ये है कि अब वो खबरों में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये तमाम जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म के लेटर्स हैं, जो डॉक्टर्स की आरा हैं, उनकी सैर व तफरीह की वीडियोज़ हैं, उनकी सैर व तफरीह की जो पिक्चर्स हैं, वो मीडिया में जानबूझ के उनकी मीडिया मैनेजमेंट की टीम जो है वो छोड़ती है ताकि वो खबरों में रहें। इसके अलावा नवाज शरीफ का कतन पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम उनको लेके आएंगे इंशाल्लाह। जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हम कर रहे हैं, हवालगी, चले मैं आपकी ये चीज नोट कर लेती हूँ, मैं नोट कर लेती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम उनको लेकर आएंगे,
और सियासत में अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मियाँ साहब सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। ज़रा महंगाई बात कर लें, और महंगाई जिसकी मैंने बात की, पता नहीं कितनी बुलंदियाँ बाकी है इस मुल्क में। हम हर बार बात करते हैं नई बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुँच गई है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब तो ये अल्फाज भी ऐसा लगता है कि बेमानी से होके रह गए हैं, क्योंकि इन 2 साल में, सिर्फ 2 साल में, वैसे तो हुकूमत को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन इन 2 सालों में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जो जनवरी में महंगाई की शरह थी वो 12.96% थी। ये कोई और नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रही, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब जो कि तर्जुमान हैं वज़ारत ख़जाना के, वो इस बात को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो अब कंट्रोल हो गई है, कीमतों में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। और ज़्यादातर वफाकी वुज़रा ये कहते हैं कि आप कंपैरिजन करेंगे दुनिया भर में तो वहाँ पर ही महंगाई है, और कोविड के बाद महंगाई हर तरफ आई है। हम बिल्कुल कंपैरिजन करें, लेकिन हम फिर लोगों की फ़ीकस आमदनी का कंपैरिजन भी करें कि दूसरे ममालिक में लोगों की आमदनी कितनी होती है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें माहिर मौशवियात हैं मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। अब ये जब हम बात करते हैं कि जी महंगाई की ये बुलंद तरीन सतह हो गई, अब इस सतह पर महंगाई पहुँच गई है, तो ये बातें करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि आगे आने वाले दोनों में आपको सूरत हाल क्या नज़र आती है? क्योंकि हमें हुकूमती इक़दाम तो कोई नज़र नहीं आए महंगाई को लेकर। आगे सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? देखें सुमैया, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। मैंने कई दफ़ा टीवी पे ये कहा है और अपने दोस्तों को हुकूमत में भी ये बताया है कि खुदा का वास्ता ये बात सच है कि बाहर महंगाई है, पूरी दुनिया में है, मगर उसको कंपेयर पाकिस्तान से ना करें, इसलिए कि पाकिस्तान में $3 पर डे पे रहने वाले, उससे नीचे रहने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ पर नहीं है। उनके पास अगर प्राइसेस डबल भी हो गई हैं तो इतना फ़र्क उनको नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में एक एवरेज पर्सन की 30% एंड मोर ऑफ द इनकम गोज़ टूवर्ड्स फूड एंड अदर आइटम्स। तो जी महंगाई पूरी दुनिया में है, मगर वहाँ की क़ुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा है। टू बी फेयर, मेरे ख़्याल में हमने अपने पैर पे 70 साल से कुल्हाड़ा मारा हुआ है। हमने कभी इंडिजिनस ग्रोथ की बात ही नहीं की है। हम हर चीज़ इंपोर्ट करते रहते हैं, खाने की चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। ऑयल हमारा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। ऑयल की प्राइसेस से सारी इन्फ्लेशन अफेक्ट होती है। $89 पे ब्रेंड चला गया है, 100% ऊपर चला गया पिछले 12-13 महीने में। तो ये महंगाई अभी रुकती भी नहीं लग रही मुझे, कहीं पर भी नहीं रुकती हुई लग रही दुनिया में ये, क्योंकि थोड़ी सी बेहतरी बीच में आई थी जिसमें सप्लाई चेन क्लॉग जो था, जिसमें 1500% तक शिपिंग की प्राइसेस ऊपर हुई हैं। तो वही चीज़ जो आप 100 रुपए की ले रहे थे, 1600 रुपए तो उसमें ऐड हो गए। अगर वो 100 रुपए की शिपिंग हो रही थी तो 1600 रुपए की शिपिंग हो गई। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए सच बोलना चाहिए, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। मुजम्मिल मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। मीर महक साहब, एक चीज़ और, अभी आपने शिपिंग की बात की, आदमी की चीखें, शिपिंग प्राइस पे कल शौकत तरीन साहब भी गुफ्तगू करके गए हैं। वो तो खैर टैक्स वाली चीज़ पर बात करके गए हैं कि हम अब ये नहीं होने देंगे कि चीन से सामान मंगवाया जा रहा है, उसकी स्लिप जो है वो दुबई में बन रही है। ये चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन हुकूमत इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रही? एक तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी मईशत इम्पोर्ट पे खड़ी है, तो फिर हम करें क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारी? शौकत तरीन साहब क्या कर सकते हैं? अगर शिप चाइना से चला है और चाइनीज शिप है और पूरी दुनिया की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो चाइना से दुबई आके यहाँ आने से क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई किराए तो कम नहीं हो जाएंगे ना। ये बात मेरी समझ से बाहर है। या तो मैं उनकी बात समझा नहीं हूँ, या अगर समझ रहा हूँ कि जी वो चाइना से दुबई आ रही है, भाई चाइना से जर्मनी जाए, चाइना से वेनेजुएला जाए, चाइना से पाकिस्तान आए। जो शिपिंग कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है, पोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है, तो हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे वादे ही ना किए जाए जिससे लोगों की गलत उम्मीद हो। हाँ, लोगों को ये बताया जाए कि देयर आर रिपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड कि जून जुलाई तक इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में कम हो जाएगी, सप्लाई चेन जो क्लॉग है वो खत्म हो जाएगा या खत्म होना शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। राइट। इस शर्त पे कि खुदा ना करे कोई 5वां 6ठा 7वां ओमिक्रॉन का डेल्टा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई नया वेरिएंट ना आ जाए
जिसकी बिना पर फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो रिवर्स हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैक साहब। अच्छा उस्मान साहब, अब ये सिचुएशन है, ठीक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन अरे हुकूमत इकदाम लेती हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, क्या लगता है हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ काम कर रही हैं? अच्छा सुमैया, मेरे ख्याल में मैं क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं तो जारी बात है बाहर कैफ अपनी हुकूमत को और उसको डिफेंड करूँगा, लेकिन एक अनबायस्ड जो एनालिसिस है, एक तज्जिया, वो हम इसमें ले लेते हैं ना जी, ना मेरी तरफ का हो, ना हमारे भाई की तरफ का हो, मीर मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी का हो, ना नून लीग का। आप मुझे बताइए कि इकोनॉमिस्ट ने जो नॉर्मलिटी इंडेक्स जारी किया है कोरोना के बाद मईशत की जो सब्सटेंशियल जो बहाली की तरफ का, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो इंडेक्स नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका भी उसमें शामिल है और हमसे बदरजा नीचे खड़े हुए हैं। अब मसला क्या है, देखिए सुमैया, इसमें हम मानते हैं कि इस मुल्क में अंदर भी महंगाई है, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर एक चेन है, पूरी दुनिया के अंदर एक डिसरप्ट है आपकी चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, उसकी वजह से पूरी दुनिया इसके साथ बाजारी का शिकार है, पूरी दुनिया में। लेकिन लोगों की आमदनी भी ज़्यादा होती है उस्मान साहब, अगर वहाँ बेरोजगारी होती है तो बेरोजगार लोगों को वहाँ पर वजीफे दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। मैं आपके वज़ीर आज़म, आप सुमैया आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर 290 अरब रुपया डायरेक्टली गरीब आदमी को वजीफा दिया, इसकी तरफ आप कह रही हैं। इस रीजन के अंदर इतना डायरेक्टली किसी भी हुकूमत ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने गरीब के साथ खड़ी नहीं हुई। इससे भी बेहतर ये है, हमने एहसास प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम, वो सारे प्रोग्राम है, बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम और हुकूमतें भी लाते नहीं। सर वक्त की कमी है, मीर मैक साहब कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं। जी मीर साहब। देखिए सुमैया, टू बी वेरी फेयर, मैं आपसे ये कहूँ, खुदा ना करे इस कोरोना का असर अगर पाकिस्तान की मईशत पे गलत पड़ता ना अगर पूरा, तो खुदा ना करे लाख कुरान दरमियान हम बैंकरप्ट हो चुके होते। हमारी टेक्सटाइल कि इंपोर्ट्स 21 बिलियन तक चली गई हैं, 29 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, हमारे रिजर्व्स हाईएस्ट पर हो गए हैं, हमारी एलएसएम ग्रो हो रही है, 89% ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स। तो देखिए, मगर इसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है। मगर अगर के ये उल्टा होता तो टू बी वेरी फेयर, हम अगर महंगाई की बात करेंगे तो ये भी बता दें कि जो ऐसे उस्मान भाई ने अभी कहा कि नॉर्मलसी इंडेक्स में हम बेहतरीन परफॉर्म, हमने 98 परसेंटाइल पे परफॉर्म किया है। तो ये दो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर हम क्रिटिसाइज करें ना तो प्रेज भी करें, क्योंकि लोगों को कभी ये नहीं समझ आता कि अगर हम बैंकरप्ट हो जाते तो डॉलर 400 का होता और रोटी 70 रुपए की। चले, ये एक पॉजिटिव चीज है जो कि आवाम को बताना बड़ा जरूरी है। ये अच्छी बात की है मैक साहब ने, और आपकी अच्छी बात ये कि आप बड़ा बैलेंस तज्जिया देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान सईद बसरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ सिंध में सेहत की सूरत हाल की बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दादू के इलाके में एक मखसूस मक्खी काटने से कई सौ अफराद बीमार हो गए हैं, और ये मखसूस मक्खी जिसे सैंड फ्लाई कहा जाता है, ये बताया गया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों से ट्रैवल करके यहाँ आती है, और ये पहले भी इस तरह की वबा जो थी वो वहाँ पर फूटी थी। अभी क्या सूरत हाल है, कितने लोग वहाँ हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद सोमरो से। शहजाद बताइएगा, ये मक्खी के काटने से अभी तक कितने लोग बीमार हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, सिंध का तीसरा बड़ा पसमानदा इलाका काचू है, जो कि हर मरतबा हर जो कुदरती आफात होती है उसमें हमेशा ही जो है हुकूमती इमदाद से जो है महरूम रहता है। बाद में हुकूमत जो है नींद से जागती है। तकरीबन 1500 से ज्यादा जो अफराद हैं, छोटे जो बच्चे, खवातीन, बड़े, इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। ये मक्खी जब इसके हवाले से जो इब्तदाई केस हुए थे तो हुकूमती जो हुकाम है
सिर्फ वो देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है, उसके बाद इन्होंने स्प्रे कराया है, अब इंतजामी मूवमेंट्स नजर आ रही है, लेकिन अब लोग मुब्तला हो चुके हैं, वबा फैल चुकी है। इसमें ये है कि ना खुसूसी जो हेल्थ की जो बड़ी मोबाइल टीम होती है वो पहुंची है, कोई भी ऐसी मेडिकल के हवाले से वहाँ पर काचू में ऐसी सहूलियात अभी तक मैसर नहीं की गई है, जिससे जो अभी तक सहूलियात नजर नहीं आ रही हैं, लोग बीमार ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ ही रहेगा शहजाद सोमो, हमारे नुमाइंदे हमें दादू से आगाह करें, दादू का इलाका काचू पर ये ज़्यादा हमने देखा कि मक्खी के काटने से लोग बीमार हुए। इसी पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रही हैं सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचूहू साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका अजरा पेचूहू साहिबा। ये दादू कई इलाके हैं जहाँ पर ये मक्खी के काटने से तकरीबन 1500 लोग बीमार हो चुके हैं। सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखें ये कोई 1200 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको डिजीज़ है जिसे लिशमनियासिस कहा जाता है। वो खाल के अंदर जो है जख्म होते हैं उस मक्खी के काटने से, और मक्खी के काटने के बाद वहाँ पैरासाइट एक मक्खी के अंदर होता है जो वहाँ डिपॉजिट होता है, वो जख्म करता है जिस्म के किसी भी हिस्से में। ये जो है ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ है, और ये इसके लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और वो हमने जितने भी मरीज़ हैं, कोई 1204 मरीज़ थे, उनको सबको ये इंजेक्शन उनकी ट्रीटमेंट का उनको दे दिया है। दूसरा इसमें ये होता है कि हमने हम जो है प्रिकॉशंस क्या कहते हैं लोगों को कि इस मर्ज के दिफा के लिए आप लोग जो है इस तरह के कपड़े पहने, इसके जो है स्किन एक्सपोज नहीं हो ताकि बाइट नहीं हो सके। वहाँ हमने स्प्रे करवा लिया है इंसेक्टिसाइड्स का कि मक्खी को मारा जाए, और हम जो है मलेरिया प्रोग्राम से ठीक है जो है वो कायम किए जा रहे। पेचू साहब, क्योंकि कोविड की सिचुएशन की बात करना बहुत ज़रूरी है, तो कोविड की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए कोविड की वैक्सीनेशन मुहिम कल से शुरू की गई है, वो किस तरीके से की जा रही है और घर घर जाके मुहिम शुरू की गई है, और क्या बच्चों को भी इसमें वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, और हमारे पास जो है इसमें कैंपेन में जो हम डोजेस कवर कर रहे हैं बच्चों लोगों की 12 साल से बड़े लोग जो भी हैं उम्र के, वो है 12 मिलियन, उससे कुछ ज़्यादा 12 मिलियन प्लस डोजेस हम फर्स्ट डोज लगा रहे हैं, और सेकंड डोज 5.7 मिलियन हम सेकंड डोज के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इसमें ये 14 दिन की कैंपेन है, डोर टू डोर लोग जाएंगे। और अब मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ अब तक आज जो रिपोर्ट आई है उसमें हमने अभी जो है कल की रिपोर्ट है, कल जो कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है, फर्स्ट डोज 3,24,000 की। ठीक है, ये डाटा आपने कहा कि इतने लोगों को तकरीबन 12 मिलियन लोग हैं, लेकिन डाटा मुरतब कैसे किया गया है? क्या घर घर जाके वैक्सीन कार्ड चेक किया जा रहा है? क्या पोलियो की तर्ज की मुहिम है ये? बिल्कुल इसी तरह से किया जा रहा है कि हमने हर घर से दस्तखत देनी है और हर घर वालों से वैक्सीनेशन कार्ड लेके उनका देखना है कि वाकई में उनके यहाँ कितने लोग मौजूद हैं घर में, और कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया हुआ है, और क्या फर्स्ट डोज लगा है या कंप्लीट वैक्सीनेशन किया हुआ है, और जिनकी फर्स्ट डोज लगा हुआ है उनको सेकंड डोज लगाएंगे, और जिनका वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ उनको फर्स्ट डोज लगाएंगे। इस तरीके से हम ये घर घर जाके हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अजरा साहिबा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मामला जो आपसे पूछना है कि एक्सपोर्ट डाओ के कुछ मुलाजमीन हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, 9 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो उस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जी मैं बता दूं, वो हो गया है, उनकी रिलीजेस हो गए, और आज के दिन में इनकी रिलीज हो गई है पैसे, उनको इंशाल्लाह कल तक ये डिस्पर्शन हो जाएगी पैसों की। ये जो है ये हमारे जो सेंटर्स हैं अभी, तो ये सेंटर्स में हम लोगों की तादाद भी कम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे ये सेंटर्स जो हैं इसमें इतने लोग आ नहीं रहे। अच्छा। तो हम इनको मूव करेंगे, और एजी सिंध के पास जो है वो पड़े हुए हैं पैसे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो ये हम चाह रहे हैं कि इन लोगों को हम मूव करें मोबाइल यूनिट्स में, तो कोशिश करके हम देखेंगे कि कितने लोगों को हम मोबाइल यूनिट्स में अकोमोडेट, थोड़ा सा स्टाफ रखेंगे फिक्स सेंटर्स से, क्योंकि फिक्स सेंटर्स बहरहाल कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो जरूर आएगा फिक्स सेंटर्स से भी लगवाने के लिए,
लेकिन ये अभी जो हमारे पास पहले रश होती थी, मेगा सेंटर्स खोले हुए थे, वो भी नहीं है। तो हजरत साहब, अभी जिस तरह आपने कहा कि हम अभी इतने लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम अमले की तादाद को कम करेंगे, ऐसी सूरत हाल में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या अमले की तादाद को कम करना सही इक़दाम होगा? नहीं, देखिए, अगर लोग नहीं आएंगे तो वो बैठ के तो खामखा में फिजूल में तो नहीं हम रख सकते हैं लोगों को। हम लोगों को मूव नहीं कर रहे, हम उन्हें मूव कर रहे हैं मोबाइल यूनिट्स के तरफ, क्योंकि हमारे पास अभी मोबाइल मुहिम शुरू हो गई है ना, तो वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे और जो वहाँ की स्टाफ है उनको कम कर देंगे। ठीक है, उन तमाम मुलाजमीन को मोबाइल यूनिट्स में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अज़रा पेचू साहिबा, हमारी थी सूबाई वज़ीर सेहत और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।